जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसे हम लोग कवर कर रहे हैं। बहुत दिनों से साइंस और टेक्नोलॉजी का क्लास नहीं हो रहा था, बिट्टू झा सर नहीं थे, जिसकी वजह से नहीं होता था, लेकिन वो आ चुके हैं। तो आज हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी का पोर्शन कवर करेंगे। ये टेस्ट एप्लीकेशन पे 25 को करवाया गया है, 25 तारीख को, और कुल 50 क्वेश्चन होगा। साइंस का क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट का पीडीएफ और इसका हैंड रिटेन नोट्स डिस्कशन जो है वो पेड ग्रुप में मिलता है, तो पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मेंडल के एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीन प्रारूपी अनुपात था। तो क्या अनुपात था? ये देखिए, सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसे, और एकल एकल संकरण, एक संकर संकरण बताया जा रहा है, इसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से किन्हें जाना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो दो प्रकार के हाइब्रिड क्रॉस किए थे। फर्स्ट है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और दूसरा है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो किए थे उसमें लंबे मटर और बौने मटर दोनों को मिक्स करके हाइब्रिड तैयार किए थे। और उसमें जो फेनोटाइप था, फेनोटाइप में अनुपात था 3:1। फेनोटाइप का अनुपात क्या था? 3:1, मतलब 3 अनुपात लंबे मटर का और 1 अनुपात जो है बौने मटर का रहता था। बाकी जेनोटाइप जो है उसका अनुपात था 1:2:1। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जेनोटाइप ही पूछ रहा है, तो इसका अनुपात था 1:2:1। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। लेकिन दूसरा, ये तो मैंने मोनो हाइब्रिड के बारे में बता दिया कि मोनो हाइब्रिड में फेनोटाइप का अनुपात 3:1 था और जेनोटाइप का अनुपात 1:2:1 था। अब बात करते हैं दूसरा जो क्रॉस किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्रॉस किसका किसका करवाया गया था? पीला तथा गोलाकार बीज, मतलब पीला बीज ले लिया गया था और गोलाकार बीज ले लिया गया था। और दूसरा जो कराया गया था हरा बीज और झुर्रीदार बीज। इस चारों का जो क्रॉस करवाया गया था उसके बाद जो तैयार हुआ था उसमें फेनोटाइप का अनुपात था 9:3:3:1। क्या अनुपात था फेनोटाइप का? 9:3:3:1। और जीनोटाइप का अनुपात थोड़ा बड़ा है, फिर भी आप लोग देख लीजिए, 1:2:2:1:4:1:2:1:1, मतलब कि 122, 412, 121। इसे याद रखिएगा, ये जो है जीनोटाइप का है, ठीक है। और फिनोटाइप का है 9:3:3:1। बाकी जितना मैं बोल रहा हूँ आपको, ये सारा कुछ आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, जो नोट्स मैं पेड ग्रुप में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अवस्था परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, इसे रासायनिक परिवर्तन कहना तर्कसंगत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अवस्था परिवर्तन जो है एक भौतिक परिवर्तन है और इसे रासायनिक परिवर्तन कहना जो है तर्कसंगत नहीं है, सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का कारण उष्मा विनिमय। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं। उष्मा का देना और उष्मा को कम करना, मतलब उष्मा, जैसे कि मानिए लोहा है, लोहा को पिघलाना है हमको, तो लोहा में उष्मा देंगे तब तो वो पिघलेगा ना, ठीक है। और फिर से ये जो लोहा है, ये पिघला हुआ जो लोहा है, इसको फिर से लोहा बनाना है, तो उष्मा का हम लोग हनन करेंगे, मतलब उष्मा कम करेंगे, यानी उसको ठंडा करेंगे, तभी तो उसी को उष्मा को देना और उष्मा निकालना, इसे उष्मा विनिमय कहते हैं। तो सही हो जाएगा दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। निम्न में से किस एक परिघटना का कारण पृष्ठ तनाव नहीं है? ठीक है, पढ़ लेते हैं। पतली लोहे की सुई पतली लोहे की सुई का जल पर तैरना ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है, सही है। जल से भरी बाल्टी में तौलिए का एक सिरा डालने पर पूरा तौलिया भीग जाना, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये जो है पृष्ठ तनाव के कारण नहीं होता, ये होता है केशिकत्व क्रिया के कारण। किसके कारण? कैपिलरी क्रिया, आप लोग जानते होंगे, उसे हिंदी में बोलते हैं केशिकत्व क्रिया। तो केशिकत्व क्रिया के कारण ही भरी बाल्टी में जब तौलिया का एक सिरा डालते हैं तो पूरा तौलिया जो है भीग जाता है। वैसे अंततः देखा जाए तो ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होगा। शेविंग ब्रश के बाल पानी से बाहर निकालने पर आपस में चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण, और वर्षा के बूंद गोलाकार आकृति होता है पृष्ठ तनाव के कारण। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वैसी वसा जिसमें पामिटिक अम्ल तथा एस्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं संतृप्त वसा कहलाती है, और यह वसा कमरे के ताप पर ठोस होता है। बिल्कुल सही बात है। संतृप्त वसा के अंतर्गत जो है घी आता है, तो घी जो है आप जानते होंगे कि कमरे में जब उसे रख दीजिएगा तो वो जो है ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, ओलिक अम्ल युक्त वसा असंतृप्त वसा होती है, यह वसा कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ये भी
सही है। नेक्स्ट है अधिकांश जंतु से प्राप्त वसा संतृप्त तथा पौधे से प्राप्त वसा असंतृप्त वसा होता है, ये भी सही। असंतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है तथा संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है, ये गलत है, क्योंकि असंतृप्त वसा जो है स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है और संतृप्त वसा जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। संतृप्त वसा के अंतर्गत जो है संतृप्त वसा हमें पशु से प्राप्त होता है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है संतृप्त वसा हमें किससे प्राप्त होता है, पशु से, और असंतुलित वसा जो है वो प्राप्त होता है हमें पौधा से। चलिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जंतु से प्राप्त होता है संतृप्त वसा और पौधा से प्राप्त होता है असंतृप्त वसा। पेट्रोलियम के वाणिज्यिक, अच्छा ये बताइए संतृप्त वसा जो है वो हानिकारक क्यों होते हैं और असंतृप्त वसा जो है वो फायदेमंद क्यों होते हैं। संतृप्त वसा जो होता है, संतृप्त वसा जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब वो बॉडी में जाता है, जैसे घी है, घी जो है संतृप्त वसा के अंतर्गत आता है, वो क्या होता है यकृत के थ्रू वो जो है कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जो धमनी होता है, धमनी के थ्रू ब्लड जाता है, तो धमनी के जो सिरा होता है यानी साइड जो होता है उसमें जाके चिपक जाता है, उसके साइड में जाके चिपक जाता है। इससे क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है उसमें रुकावट पैदा होने लगता है, और ब्लड का फ्लो जो होता है उसमें रुकावट पैदा होगा तो ये जो धमनी फटने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो धमनी इसी प्रकार से कभी जाके अधिक कोलेस्ट्रॉल हो जाने की वजह से फट जाता है, और इससे जो है व्यक्ति को हार्ट अटैक आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, पेट्रोलियम के वाणिज्यिक महत्व को देखते हुए इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पेट्रोलियम की वाणिज्यिक महत्व को देखते हुए इसे रॉक ऑयल, काला सोना और द्रव्य सोना, इन सभी नामों से जानते हैं। एक विद्युत लैंप 20 वोल्ट के अंतर्गत 2.5 वाट पर कार्य करता है। इस विद्युत लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में देखिए, विद्युत लैंप 20 वोल्ट का है, ठीक है, 2.5 वाट कार्य करता है और प्रतिरोध निकालना है। इसका फॉर्मूला प्रतिरोध निकालने का P बराबर V²/R। V दिया हुआ है 20 वोल्ट और R दिया हुआ है 2.5 वाट, तो 20 × 20 V² यानी 400/2.5 आप कीजिएगा, इसे निकालिएगा तो 160 ओम जो है इसका आंसर आ जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। निम्न जंतुओं में से किसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तो तंत्रिका तंत्र जो है किसमें नहीं पाया जाता है। जंतु जगत में बहुत सारे होते हैं, जिसमें से पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा, प्लेटे हेलमिंथीज और एस्केले हेलमिंथीज, इन सभी में जो है कोई भी तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है प्लेटे हेलमिंथीज के अंतर्गत फीता कृमि आता है, तो इसमें जो है कोई भी तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा स्थानांतरित होती है। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। घरों की छतें अगर कंक्रीट की बनी है तो वह गर्मी में ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, क्योंकि कंक्रीट ऊष्मा का सुचालक होता है, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के गुरुत्व के कारण त्वरण घटता है यदि, ऑप्शन पढ़ते हैं, यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो त्वरण घटेगा, बिल्कुल सही है। हम भूमध्य सागर से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो त्वरण घटेगा, नहीं बढ़ेगा। जब हम भूमध्य सागर से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो त्वरण जो है वो बढ़ेगा, ना कि घटेगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ेगी तो त्वरण घटेगा, ये सही है। हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तो भी त्वरण घटेगा, ये भी सही है। तो 1 3 और 4 इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक है, कौन एक परमाणुक है। तो इसमें जो है धातु और अक्रिय गैस, ये सभी जो होते हैं परमाणुक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट है, मानव के जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश। तो अनुकूलतम परिवेश इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका अम्लीय। कौन सा परिवेश है, अम्लीय परिवेश है। भोजन, देखिए यहाँ अमाशय की बात की गई है, अमाशय से ही जठर रस निकलता है, तो जठर रस जो होगा अम्लीय होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, भोजन का पाचन मुख्यतः 3 जगह होता है। एक होता है मुख गुहा में, दूसरा होता है अमाशय में, और तीसरा होता है जो कि अंतिम होता है छोटी आंत में। लेकिन अमाशय में जो है अम्लीय प्रकृति से होता है, अम्लीय अनुकूलतम परिवेश होता है। बाकी जो मुख गुहा और छोटी आंत है इसमें क्षारीय परिवेश होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है।
मिश्र धातु के अवयव धातु के अतिरिक्त अधातु भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। मिश्र धातु एक मिश्रण पदार्थ है, ये भी सही है। मिश्र धातु समांग मिश्रण हो सकते हैं, ये भी सही है। मिश्र धातु समांग के अतिरिक्त विषमांग हो सकते हैं, बिल्कुल गलत है। मिश्र धातु जो होंगे वो समांग ही हो सकते हैं, विषमांग नहीं हो सकते। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो गलत है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। देखिए, साधारण यंत्र या फिर कोई भी मशीन होती है, उसमें क्या होता है कि हम कम बल लगाएं और उतना ही काम कर लें, कम बल लगाएं उतना ही काम कर लें। तो इस अनुसार इसका आंसर हो जाएगा कम बल का प्रयोग करें उतना ही मात्रा में काम करने में। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एटीपी समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ये जो है सही है। एटीपी का उत्पादन जैव कोशिकाओं में ही होता है, जिसके कारण एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहते हैं, ये भी सही है। एटीपी के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का प्रयोग करती है, इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं, ये भी सही। 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट, परमाणु में नाभिक होता है, इसके चारों ओर लगभग वृत्ताकार मार्ग होता है, जिन्हें कक्षा कहते हैं, में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इनमें से कौन सा उपयुक्त कथन समर्थन करता है? तो इनमें से कौन जो है इस कथन का समर्थन करते हैं? देखिए, ये कथन जो है, ये कथन ओरिजिनल रूप से रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत के द्वारा दिया गया था। लेकिन रदरफोर्ड जो है नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार मार्ग है उसे कक्षा ना कह के ऑर्बिट बोले थे। क्या बोले थे? ऑर्बिट बोले थे इसे, ठीक है। इसे वृत्ताकार मार्ग को वो ऑर्बिट बोले थे, लेकिन यहाँ पे कक्षा की चर्चा की गई है। और कक्षा कौन बोले थे? नील्स बोर जो है वो इसे कक्षा बोले थे। और नाभिक में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होती है इसका वर्णन भी नील्स बोर के द्वारा ही किया गया था। तो इसका सही आंसर, वास्तविक आंसर जो होगा, नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत। एक निकट दृष्टि वाला व्यक्ति 1.5 मीटर दूरी तक वस्तु को साफ साफ देख सकता है। इस दोष को उपचार हेतु आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? ठीक है, लेंस की क्षमता निकालना है। मतलब एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है जो दूर नहीं देख सकता है, जिसे दूरी दिखाई नहीं देती है, वो मात्र 1.5 मीटर की दूरी तक देख सकता है, साफ साफ देख सकता है। तो लेकिन मानव की जो आँख की वास्तविक क्षमता होती है वो अनंत होती है, अनंत दूरी तक देख सकता है। तो इसे हमें कितना डायोप्टर का लेंस देना होगा जिससे कि इसकी क्षमता सामान्य हो जाएगी, मतलब इसका आँख जो है ठीक हो जाएगा या फिर इसे सामान्य रूप से दिखाई देने लगेगा। तो इसका चलिए मैं बनाता हूँ इसको। ये जो है न्यूमेरिकल से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले u बराबर तो आपको मानना पड़ेगा ओम, अनंत, ठीक है। v बराबर इसमें मानना पड़ेगा आपको v मतलब इसे जितना दिखाई दे रहा है, तो 1.5 मीटर दिखाई दे रहा है। और हमें निकालना क्या है? f निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इस फॉर्मूला पे इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो f आपको निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा? f निकल के आ जाएगा। और f आपको निकल के आएगा -1.5 मीटर। क्या आएगा? -1.5 मीटर। उसके बाद फॉर्मूला होता है d बराबर, यानी डायोप्टर निकालना है तो d बराबर 1/f। तो 1/1.5 जो कि माइनस में है ऊपर चला जाएगा, और ये मीटर में है तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करेंगे जब तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.67 डायोप्टर। क्या आ जाएगा? 0.67 डायोप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संकर किस्म और फसल, ठीक है। कुफरी टमाटर का नहीं है, कुफरी जो है वो इसमें सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। कुफरी टमाटर का किस्म नहीं है, ये आलू का किस्म है। किसका? आलू का किस्म है कुफरी, ठीक है। लूनीश्री धान का है, सही है। पिताम्बरी जो है ये सरसों का है, सही है। और सोनालिका गेहूं का है, सही है। लूनीश्री किसका है? धान का। पिताम्बरी सरसों का। सोनालिका गेहूं का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समान स्थितियों में किसी स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में कभी उत्सर्जित नहीं होता है? चलिए, समान व्यक्ति के मूत्र में क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम जान लीजिए कि जल जो है मूत्र में 96% होता है। बाकी यूरिया जो है वो 2% होता है। बाकी जो शेष बचा 2% उसमें क्या क्या होता है ये भी जान लीजिए। शेष 2% में यूरिक अम्ल होता है, अमोनिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, सोडियम और पोटेशियम का लवण होता है, ठीक है। तो इसमें अमीनो अम्ल नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अमीनो अम्ल मूत्र में नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ पाया जा रहा है मूत्र में तो वो जो है आपके शरीर में बीमारी का संकेत है। जैसे कि मानिए कि डॉक्टर के पास जाने के बाद कभी कभी डॉक्टर जो है मूत्र का भी चेक करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं। तो यूरिन टेस्ट होता है, उसमें अगर ग्लूकोज निकल गया
यूरिन टेस्ट में यूरिन में जो है ग्लूकोज निकल गया, इसका मतलब ये है कि आपको जो है डायबिटीज़ हो रखा है। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन पदार्थों का विरंजन किस प्रक्रिया द्वारा करती है? तो अपचयन प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा? अपचयन प्रक्रिया। यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा? वह दर्पण समतल या उत्तल होगा। क्या कैसा होगा? समतल या उत्तल होगा। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग का खाने की वस्तुओं द्वारा फैलने की संभावना नहीं है? तो हैजा जो है अगर गंदा खाना खाइएगा तो फैल सकता है, डिप्थीरिया खाने से हो सकता है, टाइफाइड भी खाने से हो सकता है, लेकिन टिटनेस जो है ये खाने से नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, बच्चों के दूध दांतों में किस प्रकार के दांत का पूर्ण अभाव पाया जाता है? तो प्रीमोलर जो होता है वो बच्चों में नहीं रहता है, प्रीमोलर टीथ जो होता है वो बच्चों में नहीं रहता है। नेक्स्ट है, द्रव तथा गैस लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते। हाँ बिल्कुल सही बात है कि द्रव और गैस जो है लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते। कई प्रतिरोपित पौधे जैसे प्याज का पौधा इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि देखिए इसलिए नहीं बढ़ते हैं ना कि उसका जो तना होता है और जब हम लोग बोने लगते हैं तो उसमें छोटे छोटे जो रोम होते हैं ये टूट जाते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं बढ़ते। ठीक है, आंसर देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं, इसका उपयोग मतदान के समय मतदाता के उंगली पर निशान लगाने में किया जाता है। सही है। हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं, इसका उपयोग फोटोक्रोमिक कांच में बनाने में किया जाता है। ये भी सही है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। ये गलत है। सिल्वर ब्रोमाइड नहीं, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। तो इसका आंसर 1 और 2 सही है। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है किस पे? तो दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उसके अपने अपने तापमान पर। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्लोरोफिल का प्रकाश संश्लेषण इकाई तथा हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। यही सही है, बाकी सब गलत होगा, उसे पढ़ेंगे भी नहीं। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का क्या होता है ये पूछा गया। देखिए, जितने भी अल्कैली मेटल होते हैं यानी क्षारीय धातु होते हैं, अल्कैली मेटल के जितने भी सदस्य हैं वो सभी जो है जल से हल्का होते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, फ्रांसियम, ये सभी जो हैं जल से हल्का होते हैं। इस अनुसार इसका आंसर सोडियम हो जाएगा। बाकी आपको मैंने बता दिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, फ्रांसियम, सीजियम, ये सभी जो है जल से हल्का होते हैं। नेक्स्ट है, 150 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलती हुई 10 ग्राम द्रव्यमान की गोली एक लकड़ी के गुटके में प्रवेश करने के 0.03 सेकेंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेजेगी? तो ये भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन आपको नोट्स में मिल जाएगा, यहाँ आपको समझ में आएगा नहीं। बाकी सिर्फ मैं आंसर बता देता हूँ, 2.25 मीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, आलू के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आलू जो है एक रूपांतरित तना है। नेक्स्ट, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। तो ये सही है, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। वसा में घुलनशील विटामिन ही शरीर में संचित रह सकता है। ये भी सही है। और जो जल में घुलनशील विटामिन होगा शरीर में संचित नहीं रह सकता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये भी सही है। 1, 2, 3 सही है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है त्वचा में। त्वचा में रंग जो आता है अल्फा केराटिन प्रोटीन के कारण ही। नेक्स्ट है, अवशोषण के उपरांत पचे हुए भोजन किसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में वितरित होते हैं? तो अवशोषण के उपरांत जो है वो रक्त के द्वारा ही शरीर के विभिन्न भाग में जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किस तत्व की प्रथम आयनन ऊर्जा अधिकतम है? तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है। ये जो है सही है। ध्वनि द्वारा कार्य संपन्न नहीं हो सकता, ये गलत है। देखिए, ध्वनि द्वारा भी कार्य संपन्न हो सकता है। कैसे? मैं एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ। जैसे डीजे होता है, डीजे जो बड़ा बड़ा बॉक्स होता है उसके सामने अगर एक पेपर रख दिया जाए तो जैसे ही डीजे एकाएक बजाया जाएगा तो मुझे लगता है कि ये पेपर थोड़ा सा इधर उधर हिल जाएगा। तो कार्य का मतलब कि थोड़ा सा भी इधर उधर हिला, इसका मतलब कार्य हुआ है कुछ ना कुछ, तो ये गलत हो गया। कार्य हो सकता है, तो इसका आंसर सही नहीं जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्वनि सभी माध्यम ठोस, द्रव, गैस में गमन कर सकता है। बिल्कुल सही है। निर्वात में गमन नहीं करेगा। पराश्रव्य तरंग उच्च ऊर्जा युक्त ध्वनि है। ये भी सही है। 0.2 मोल जल का द्रव्यमान कितने
होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जल का द्रव्यमान जो है 1 मोल H2O का द्रव्यमान जो होगा वो जल ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। तो 1 मोल जल का द्रव्यमान जो होता है वो 18 ग्राम होता है। कितना होता है? 18 ग्राम। तो 18 गुना 0.2 कर दीजिए, 3.6 ग्राम आंसर हो जाएगा। मानव रक्त प्लाज्मा में किस तत्व की उपस्थिति नहीं होती है? प्लाज्मा में जो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, PO4 और मैग्नीशियम, इन सभी की उपस्थिति होती है, लेकिन लोहा की उपस्थिति हीमोग्लोबिन में होती है, ना कि प्लाज्मा में। निम्न पर विचार कीजिए। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। कौन भाग नहीं लेता है ये पूछा जा रहा है ना। उसमें से भाग देखिए, ऑर्गन, जीनोन और नाइट्रोजन, ये तीनों जो है भाग नहीं लेता है। 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन्स तो खोज खोज के भाग लेता है। किसी आपराधिक उद्देश्य के बिना केवल जिज्ञासावश किसी कंप्यूटर का छानबीन करने वाले हैकर को व्हाइट हैट हैकर कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट हैट हैकर। वयस्क शरीर में शुक्राणु निर्माण हेतु अनुकूलतम तापमान जो है बॉडी के तापमान से 2 डिग्री कम होना चाहिए। 2 डिग्री सेल्सियस कम, यानी 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है SO में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? X की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +6। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? प्रत्यास्थता गुणांक का ml इनवर्स t पावर -2 सही है। पृष्ठ तनाव का ml पर पावर t -2 ठीक है, मतलब m t पर पावर -2 ठीक है। और फिर श्यानता गुणांक का ml इनवर्स t पर पावर -1 होना चाहिए, यानी t इनवर्स भी। t -2 गलत है, यही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। जेट प्लेन की गति जब ध्वनि की गति से ज़्यादा होती है तो कौन सी तरंग निकलती है? तो निकलती है शॉक वेव। कौन सी तरंग? शॉक वेव। और इसे सोनिक बूम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनिक बूम। नेक्स्ट, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश फोटोन नामक कणों का पुंज है। क्या है? फोटोन नामक कणों का पुंज है। डायटम, तो डायटम है एक कोशिकीय शैवाल। सागरीय अम्लीकरण का प्रमुख अवयव, सागरीय अम्लीकरण का प्रमुख अवयव हो जाएगा CO2। क्या हो जाएगा? CO2। सीधे ऊपर की ओर फेंका गया गेंद फेंकने वाले के हाथ में 10 सेकंड के बाद पहुंचता है। गेंद द्वारा प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई। मैं पिछले कई वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करवा चुका हूं, तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। बाकी सिर्फ इसका आंसर 122.5 मीटर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? संकट हो सकता है वैश्विक तापमान, विदेशी जाति का संक्रमण, आवास का विखंडन, शाकाहार का प्रोत्साहन। ये नहीं होगा, तो 1 2 3 इसका आंसर होगा। क्रायोजेनिक तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? रोबोट और मतलब रॉकेट और मिसाइलों में। सही है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आज का सीरीज समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सीरीज पसंद आया हो। सीरीज पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।